क्या आप जानते हैं एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? हवा में कितना भाग ऑक्सीजन है? भारत में जल प्रदूषण से कितनी प्रतिशत बीमारियां होती है? ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करें, हरे पेड़ पौधे को न काटें, अपने घर के कूड़े कचरे को एक निर्धारित जगह पर डालकर उसकी खाद बनाएं, न सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, उपयोग के बाद इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर फेंकें या सुरक्षित निपटान करें। पूजा में प्रयोग किए गए फूलों व अन्य सामग्री को घर की क्यारी और गमले में डालें। घर के गंदे पानी के निकास हेतु उचित प्रबंध करें। नदी तथा तालाब में जानवरों को न नहलाएं। नदी तथा तालाब में वस्त्रों को साबुन से न धोएं। रेडियो टेलीविज़न एवं लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी रखें। रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक एवं कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। तो दोस्तों, हमारे इसी तरह तमाम जानकारियों के साथ लेकर उपस्थित हूँ, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। पर्यावरण असंतुलन कैसे? बच्चों, जरा सोचिए, आज आपको गर्मी में पेड़ों की छाया क्यों नहीं मिलती? पीने के लिए शुद्ध जल क्यों नहीं मिलता? पशु पक्षियों की हलचल क्यों नहीं सुनाई पड़ती? इन सब का कारण है पर्यावरण का असंतुलित हो जाना। सोचो, पर्यावरण असंतुलन कैसे होता है? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जलवायु, मनुष्य एवं जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के निर्जीव एवं सजीव घटक एक दूसरे पर निर्भर है। इन दोनों घटकों में से किसी एक से असंतुलित होने पर हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण के इस असंतुलन का मुख्य कारक क्या है? मनुष्य इस पर्यावरण को असंतुलित करने वाला मुख्य कारक है। वह अपने छोटे छोटे लाभों के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ करता रहता है। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। जून का महीना था। मीनू अपने दादी के साथ छुट्टियां बिताने जा रही थी। अचानक उसका ध्यान गांव में स्थित एक तालाब की ओर गया। उसने पूछा, दादाजी, इस तालाब में तो बहुत कम पानी है और इसमें तो पशु भी नहलाए जा रहे हैं। क्या इससे इस तालाब का पानी पीने योग्य रह जाएगा? उसने जब दादा से पूछा। तालाब की ओर दिखाते हुए दादाजी ने मीनू से कहा, बेटा, जब मैं आपके जैसा छोटा था तब इस तालाब में बहुत अधिक जल होता था। हम अपने साथियों के साथ तैरते और नहाते थे। अनेक प्रकार के पक्षी जल क्रीड़ा करते थे। परंतु आज आप क्या देख रही है? आज हम लोगों ने अपने कपड़े को धोकर, जानवरों को नहलाकर, घरों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा, पूजा की सामग्री आदि को तालाबों में फेंककर इसको दूषित कर दिया है। अब इसका जल स्नान करने एवं पीने योग्य नहीं रह गया है। कुछ समय बाद इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मीनू कहती है, क्या आप जानती है कि आज गर्मी में नल, ट्यूबवेल, हैंडपंप पानी कम क्यों देते हैं? तब दादाजी ने बताया कि तालाब एवं नदी में पानी कम होने का कारण भूमिगत जल स्रोत की मात्रा में कमी आ जाती है। भूमिगत जल का स्तर नीचा हो जाने से हैंडपंप से पानी निकलना कम हो जाता है। कभी कभी पानी निकलना भी बंद हो जाता है। हमारे बचपन में इस तालाब के चारों तरफ बहुत बड़ा बाग था। इसमें अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष थे। गर्मी की छुट्टी में हम लोग इसी बाग में खेलते और आम जामुन के फल खाया करते थे।
महुआ इकट्ठा करते थे और इसे सुखा कर रखते थे। इन पेड़ों पर सुबह शाम अनेक प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। बंदर इधर उधर उछल कूद किया करते थे। अब यह दृश्य देखने को बहुत कम मिलता है। क्या आप जानती है, पेड़ों से लकड़ी और फल के अतिरिक्त हमें और कौन कौन से लाभ होते हैं? पेड़ पौधे हमारे द्वारा श्वास से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और हमारे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा इन पेड़ पौधे के कारण पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ये भूमि के कटाव को भी रोकती है। ये पेड़ पौधे आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी संतुलित रखने में सहायक है। गर्मी में लोग पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं, किंतु पेड़ों की अनियंत्रित कटाई करने से प्राकृतिक वातावरण का संतुलन बिगड़ जा रहा है। हवा का लगभग 5वां भाग ऑक्सीजन है। श्वास लेने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। दूसरे दिन दादाजी मीनू को शहर ले गए। वहां अनेक प्रकार के कल कारखाने लगे हुए थे। उसमें दैनिक जीवन की वस्तुएं बन रही थी। जब मीनू ने उन्हें देखा, बहुत खुश हुई। वह अपने जीवन की विविध उपयोगी वस्तुओं को बनते देख रही थी। तभी दादाजी ने इन कारखानों से निकलने वाली पानी के नालों को दिखाया। वे नाले बहुत गंदे थे। उनके जल से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उधर से निकलना भी मुश्किल था। दादाजी ने बताया कि हमें इन कारखानों से लाभ तो अवश्य है, किंतु यदि हम इनसे निकलने वाले कूड़े कचरे, धुएं आदि के शुद्धिकरण हेतु समय रहते उचित प्रबंध नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत अधिक पड़ेगा। हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाएगा। इससे मानव एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तब मीनू ने कहा, दादाजी, यह प्रदूषण क्या है? दादाजी ने कहा, बेटा, प्रकृति की मूल संरचना में मिलावट, दखल अंदाजी का परिणाम ही प्रदूषण है। वायु, जल, मृदा तथा जीवन में होने वाली अवांछनीय परिवर्तन, जिससे हमारे पर्यावरण का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ सकता है, वही प्रदूषण कहलाता है। क्या आप जानती है, आज हमारी नदियों का जल भी प्रदूषित हो चुका है। तो आइए जानें कि नदियों का जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। जैसे कूड़ा करकट, पूजा की सामग्री को नदियों में फेंक देना, मलमूत्र के नाले और बड़े बड़े कारखानों का कचरा नदियों में डाल देना, कागज, चमड़ा एवं रासायनिक उद्योगों का विषैला कचरा डालने से, मरे हुए पशुओं एवं अधजले मुर्दों की प्रवाहित करने से, इन सब कारणों से आज हमारी अधिकांश नदियां का जल दूषित हो चुका है। इस प्रदूषित जल में जलीय जीव जंतुओं का जीवन भी कठिन हो गया है। यदि मनुष्य इस जल का प्रयोग करेगा तो वह निश्चित ही रोगों से पीड़ित हो जाएगा। भारत में 80% बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती है। भारत के प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु आंत रोगों, टाइफाइड एवं पेचिश जैसे आदि रोगों, जल जनित यानी कि दूषित जल से उत्पन्न रोग से हो जाती है। तब मीनू ने सोचा कि हम लोगों द्वारा और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं। घर के कूड़े करकट को इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं। अपने घर का या आसपास के पानी के निकास के लिए उचित प्रबंध नहीं करते हैं। नालियों में पॉलीथीन की थैलियां फेंक देते हैं। मल मूत्र के त्याग हेतु शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं।
उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों पर आवश्यकता से अधिक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। मरे हुए जानवरों के शवों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो अधिक धन कमाने के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं। विभिन्न अवसरों पर लाउड स्पीकरों को जोर जोर से बजाया जाता है। यदि 90 डेसिबल की ध्वनि में कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है तो 100 डेसिबल में वह 1 ही घंटा कार्य कर पाएगा। ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने वाले 10 छात्रों में से 6 छात्रों की आंशिक रूप से कम सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे है प्रश्न अभ्यास। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों के सामने सही का निशान लगाओ। पेड़ पौधे, ऑप्शन है जल शुद्ध होता है, जल स्रोतों का स्तर कम होता है, मिट्टी प्रदूषित होती है, वायु शुद्ध होती है। तो इसमें से सही है वायु शुद्ध होती है। ख, नदियों का पानी गंदा होता है वन जीवों के संरक्षण से, चिमनियों से निकलने वाले धुओं से, कूड़ा कचरा बहाने से, वृक्षारोपण से। तो इसमें सही है वायु कूड़ा कचरा बहाने से। आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हवा का लगभग 5वां भाग ऑक्सीजन है, 5वां इसमें भाग भर जाएगा। हमें फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो रासायनिक खाद भरा जाएगा। हरे पेड़ पौधे को अनावश्यक रूप से न काटें। आगे है सही के कथन के सामने और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ पौधों के कारण पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो ये सही है। आगे वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है, तो गलत, क्योंकि वायु प्रदूषित होता है। पेड़ पौधों से विषैली गैसें प्राप्त होती है, तो यह गलत। हमें वन जीवों का संरक्षण करना चाहिए, तो सही। जल प्रदूषित कैसे होता है, तो कूड़ा करकट पूजा की सामग्री को जल में बहाने से, मलमूत्रों को नाले, बड़े बड़े कारखानों कचरा डालना, कागज, चमड़ा एवं रासायनिक उद्योगों के विषैले कचरा, मरे हुए पशुओं एवं अधजले मुर्दों को प्रवाहित करने से जल जो है प्रदूषित होता जा रहा है और हो जाता है। तब तक धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा।